क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे। इसमें कहा है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले में कहा है कि ए डेटाबेस स्कीमा चेंजेस व्हेन एवर ए टपल इज इंसर्टेड। ठीक है। तो देखो बेसिकली कुछ कॉमन सेंस की चीजें भी थी, कुछ आपने पहले से पढ़ी हुई वो हैं। आप कहोगे कि सर हमें ये समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया था हमने कि आपको बिल्कुल ही आपने कभी नहीं पढ़ा हो। ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हैं, बस आपको थोड़ा सा उसमें लॉजिक लगाना था। अब स्कीमा इंस्टांस ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होते हैं डेटाबेस के। एक डेटाबेस की जब हम टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं वहां पे हम कि वो क्या होता है, टपल, रिलेशन और एट्रीब्यूट, स्कीमा, इंस्टांस वगैरह ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो स्कीमा का मतलब होता है एक तरह से स्ट्रक्चर। ठीक है। इस एस फॉर स्ट्रक्चर, एस फॉर स्कीमा। ठीक है। तो जो डेटाबेस की लॉजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है वो डेटाबेस का स्कीमा कहलाता है। डेटाबेस की लॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब डेटाबेस में क्या क्या ऑब्जेक्ट आप बनाते हो। जैसे डेटाबेस में आप क्या क्या चीज बना सकते हैं, आप टेबल बनाते हैं। तो कौन कौन सी टेबल बनी है, कितनी टेबल बनी है, टेबल के अंदर आप एट्रीब्यूट्स बनाते हैं। ठीक है। आप जो है बेसिकली एट्रीब्यूट्स के डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। ठीक है। कौन कौन से कि ये इंटीजर है, ये हमारे पास फ्लोट में, ये वेर कैर में, ये सारे डेटा टाइप हम देते हैं। कुछ कीज आप लगाते हैं जिनको हम कंस्टेंट्स बोलते हैं, कंडीशंस लगा लेते हैं। या फॉरेन की वगैरह बनाने के लिए रिलेशनशिप भी डिफाइन करते हैं हम। तो ये सारी चीज जो है क्या कहलाती हैं, डेटाबेस की स्कीमा कहलाती है। इन्हीं को बोलते हैं। तो अगर मान लिया हम कोई टपल इंसर्ट कर रहे हैं किसी टेबल में, किसी एट्रीब्यूट में, डेटा टाइप में, या टेबल में ही होगी। भाई टपल का मतलब क्या है कि आप डेटाबेस से टपल इंसर्ट करें। टपल का मतलब क्या होता है, टपल का मतलब होता है रो। रो आप कहाँ पे इंसर्ट करोगे, टेबल में। टेबल के अंदर रो को इंसर्ट करने के बाद क्या रो टेबल की स्ट्रक्चर चेंज होगी। स्ट्रक्चर आप कैसे देखते हैं, DESC कमांड आपने पढ़ी होगी और टेबल का नाम लिखते हैं, या डेस्क्राइब लिख के टेबल का नाम लिख देते हैं। तो हमें स्ट्रक्चर बता देती है ना वो टेबल में कितने एट्रीब्यूट, किस एट्रीब्यूट का कौन कौन सा डेटा टाइप है, क्या रिलेशनशिप, कौन सा प्राइमरी की, कौन सा यूनिक की, कौन सा नॉट नल, ये सब पता चलता है हमें। ठीक है। तो जो हमारे पास डेस्क्राइब या DESC कमांड से जो स्ट्रक्चर सामने आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। अब बताओ रो इंसर्ट करने से स्कीमा चेंज होगा या नहीं, डेट टेबल की नहीं स्ट्रक्चर सर। चेंज होगी या नहीं। टेबल की स्ट्रक्चर कब चेंज होगी, अगर आपने नया एट्रीब्यूट ऐड कर दिया, कोई एट्रीब्यूट डिलीट कर दिया, नया कॉलम ऐड करना, कॉलम डिलीट करना, डेटा टाइप चेंज करना। ठीक है। तो उससे स्ट्रक्चर चेंज होती है। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, गलत है ये वाला ऑप्शन। दूसरा यहाँ पे इंस्टांस की बात करी हुई है। इंस्टांस का मतलब होता है कि डेटाबेस के अंदर जो टपल्स हैं यानी रो है, कंटेंट है, डेटा है, वो एट ए पर्टिकुलर टाइम कितना डेटा है। जैसे मैं कहता हूं कि अभी 8:54 हुई, तो 8:54 पर अगर मैं अपनी टेबल खोलूंगा उसके अंदर कितनी रो बनी हुई, कितना डेटा है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उसका इंस्टांस। वो 9 बजे चेंज हो सकता है, 10 बजे फिर चेंज हो सकता है। ये पर्टिकुलरली जैसे डेटा में चेंजेस होते हैं DML कमांड से चलता है, जैसे उसमें चेंजेस होते रहते हैं तो वो हमारे पास अपडेट होता रहता है। ठीक है। तो ये कह रहा है डेटाबेस इंस्टांस रिप्रेजेंट द डेटा स्टोर इन ए पर्टिकुलर मोमेंट। तो ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट में कहा है मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। ठीक है। तो ये तो हम सभी उसमें पढ़ते हैं, सारी प्रोग्रामिंग में भी, वैसे भी डेटा अबाउट डेटा का मतलब क्या है हमारे पास, मेटा डेटा। ठीक है। मेटा डेटा मतलब डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है। जैसे टेबल मेरे पास है, एक टेबल का मेटा डेटा क्या होगा, टेबल का नाम क्या है, टेबल में कितने कॉलम है। ठीक है। कॉलम के क्या क्या टाइप हैं,
ठीक है, उनमें कौन सी की कंस्टेंट, मतलब उनके नाम बता रहे हैं अब उनके बारे में। ठीक है, तो ये सब क्या है, मेटा डेटा, जो किसी चीज के बारे में आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं, डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो हमारे पास मेटा डेटा होगा। तो ये कह रहा मेटा डेटा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड कंस्टेंट ऑफ द डेटाबेस। यानी यहाँ तो स्ट्रक्चर बता रहा कि ये स्ट्रक्चर है, अब उस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है वो कौन बता रहा, मेटा डेटा बता रहा। तो यही कहा गया है इसमें, स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना, जो कंस्टेंट है उनको डिस्क्राइब करना, कि प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, क्यों लगी हुई है, वो सारी चीज इंफॉर्मेशन कौन दे रहा, मेटा डेटा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कहा है कि एक्सटेंशन इज अनदर टर्म फॉर द करंट स्टेट ऑफ ए रिलेशन। ठीक है, तो करंट स्टेट का मतलब इंस्टांस ही है, स्टेट का मतलब इंस्टांस, यानी रिलेशन का करंट इंस्टांस क्या है, उस इंस्टांस का दूसरा नाम एक्सटेंशन भी है, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, दो चीज होती हैं यहाँ पे टर्म, अगर हम बात करते हैं एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन मतलब इंस्टांस से है। ठीक है, एक्सटेंशन किसका निक नेम है, सिनोनिम्स है इंस्टांस का। और एक होता है इंटेंशन। ठीक है, इंटेंशन मतलब इंटरनली है, एक्सटेंशन मतलब बाहर वाला है। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली स्कीमा के बारे में बात करता है। तो स्कीमा का जो सिनोनिम्स होता है वो इंटेंशन होता है, इंस्टांस का सिनोनिम एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो ये वाला भी हमारे पास स्टेटमेंट सही है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, पहले वाला गलत है बस। ठीक है, उसमें टपल की बात कर दी उसने। तो यहाँ पे आंसर होगा इसका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखो सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अंडर द प्योर रिलेशनल मॉडल। ठीक है, रिलेशनल मॉडल की बात करी गई, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है हमारे पास, पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावा है, लेकिन पाइथन को हम प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी बोलते हैं, जावा को नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही रिलेशनल मॉडल होते हैं, उनमें भी प्योर रिलेशनल, यानी वहां पे हर चीज रिलेशन के थ्रू होगी, यानी टेबल के थ्रू, बिना टेबल के कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बारे में बात करी गई है यहाँ पे। अब देखो इसमें फर्स्ट वाले में कहा है कि द फिजिकल ऑर्डर ऑफ टपल इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये समझो कि जो टपल के बारे में बात करी गई है, टपल क्या है हमारे पास, जो डेटा है हमारे पास। ठीक है, तो जैसे मान लिया एक टेबल आप बनाते हो, मान लिया आपके पास एम्प्लॉय नाम की एक टेबल है, ईएमपी वाली, जिसमें एम्प्लॉय की आईडी है, उसका नेम है, उसकी एज है। यहाँ पे हमने लिखा 1 राम और 23, 2 राज, 27। ये हमारे पास दो इसमें रो है। तो अगर आपसे पूछा जाए इस टेबल के अंदर कितने टपल हैं, तो कितने टपल हैं इसमें, सर दो। दो टपल है। पहला टपल अगर हम T1 की बात करें तो T1 क्या है हमारे पास, 1 राम और 23, ऐसे ही तो लिखोगे इसको। ठीक है, T2 क्या है हमारे पास, 2 राज और 27, ये है। इस तरह से दो टपल है मेरे पास, टपल मतलब रो। ठीक है, अब ये देखो, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ रहा, मान लिया हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप ये बताओ मैथमेटिक्स में अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे तो हम टपल बोल रहे हैं, मैथ में क्या बोलेंगे इसको, सर सेट। सेट। सेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ही तो है। ये आईडी एक एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू है, नेम एक एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू, और एज एक एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू। तो सेट ऑफ एट्रीब्यूट। अच्छा, आपने सेट की डेफिनेशन पढ़ी होगी, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो सेट में क्या डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है, नहीं सर। ठीक है, नो सर। जो हमारे पास सेट होता है, सेट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, क्या सेट में ऑर्डर वो होता है कि ऑर्डर होना चाहिए हमारे पास, नहीं सर। कि अगर मैं एक सेट लिखता हूं कि ए सेट है, 1 2 3 लिख दिया, और एक सेट लिख दिया मैंने बी, और उसमें लिख दिया 2 3 1, तो दोनों सेम है या अलग अलग है,
सर सेम है। सेम सेम है। ए और बी सेम है, यानी ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नहीं। ये टपल भी तो एक सेट ही है। तो टपल में जो ऑर्डर है वो फर्क पड़ेगा क्या? बताओ, द नहीं फिजिकल पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ टपल्स इज सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट है वो या नहीं? नहीं सर। नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा कहा कि डुप्लीकेट टपल्स आर परमिटेड एज लॉन्ग एज द प्राइमरी की इज नल। एक तो पहली गलत। बात तो प्राइमरी की नहीं नल होती। दूसरी बात टपल डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो डुप्लीकेट भी नहीं, जैसे इसके अंदर डेटा डुप्लीकेट नहीं, अगर मैं दोबारा से 2 राज 27 लिखूं तो इसका कोई मतलब है? फिर तो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, यानी पूरी की पूरी रो ही आपने सेम कर दी। तो फिर क्या कॉन्सेप्ट रह गया उसमें? सर्चिंग ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, प्राइमरी की नहीं बन पाएगी सही से, तो डुप्लीकेट वैल्यू हम नहीं लिखेंगे उसमें। ठीक है। अच्छा, तीसरा कहा कि टपल डिस्टिंक्ट होने चाहिए, जैसे हमने पढ़ा सेट डिस्टिंक्ट होते हैं, ये भी सेट है, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, सही है। फिर कहा फिजिकल ऑर्डर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी ऑर्डर में सही हो है। सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। फिर इसने कहा कि एवरी रिलेशन मस्ट हैव एग्जैक्टली वन कैंडिडेट की। तो एक रिलेशन में एक ही कैंडिडेट की होती है क्या? नहीं, एक से नहीं ज्यादा सर। हो सकती है। तो मल्टीपल। सिंपल है, एलिमिनेशन से आप कर सकते हो, अगर कुछ वैसे भी नहीं पता कि एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकती है, प्राइमरी की नल नहीं हो सकता, दो ऑप्शन तो आपके यहीं से खत्म हो गए। ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी दो में आपको फिर समझना कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाले क्वेश्चन में ये हमारे पास डेटाबेस के नाम दिए हुए हैं। तो डेटाबेस जब हमने फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी उनमें नाम बताए थे, मोंगो डीबी, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, इनके बारे में हमने बात भी करी थी। ठीक है, टाइप होते हैं। ठीक है, अब इनमें हमने एक टाइप पूछ लिया कि ये किस तरह से, जैसे हम एसक्यूएल को जानते हैं, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, ये सब रिलेशनल डेटाबेस, माई एसक्यूएल जो है ये रिलेशनल पे काम करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हमने डेटाबेस के टाइप भी पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होता है और हायरार्किकल भी होता है, नेटवर्क बेस्ड भी होता है, मैपिंग बेस्ड भी होता है, ये सब पढ़े थे। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं मोंगो डीबी। मोंगो डीबी के बारे में हमने बताया था वो किस तरह का होता है, नो एसक्यूएल होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल है मतलब हमारे पास क्या है, इसके अंदर जो डेटा है वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होगा। ठीक है, टेबल की फॉर्म में नहीं होगा, नो एसक्यूएल है तो किस फॉर्म में होगा हमारे पास, वो डॉक्यूमेंट की दो। फॉर्म। तो डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है। इसके अंदर किस तरह के डॉक्यूमेंट बनते हैं? बेसिकली डॉक्यूमेंट हमारे पास जेसन, आपने सुना होगा, जब हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह बनाते हैं, जैसे जावा स्क्रिप्ट में यूज करते हैं, तो ये जेसन का यूज करते हैं नॉर्मली हम। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होते हैं। ओके। प्रोग्रामिंग करते हैं जब मान लिया आप अभी टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, तो जब आप टेस्ट ऐप में या वेब ब्राउजर पे अपने लोड करते हो तो जेसन का उसमें यूज होता है। जेसन से क्या होता है, डेटाबेस से सारा का सारा डेटा उठ के, सारे क्वेश्चन सब ऑप्शन उठ के आपके ब्राउजर में स्टोर हो जाते हैं एक जेसन फाइल में। अब चाहे आपका नेट भी चला जाए लेकिन वो चलता रहेगा, बस सबमिट करने के लिए आपको नेट चाहिए, तो ब्राउजर में स्टोर हो जाता है जेसन फॉर्मेट में डेटा। तो जेसन एक हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है जो सर्वर और ब्राउजर के बीच में कम्युनिकेशन करता है। उससे आपकी स्पीड जो है काफी ज्यादा बढ़ जाती है, डेटा को हम ब्राउजर पे स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मान लिया आप लॉगिन भी करते हो तो आपकी डिटेल जो है वो ब्राउजर पे भी सेव हो जाती है और आपके सर्वर पे भी सेव हो जाती है। तभी तो अगर आप दूसरे सिस्टम पे जाते हो तो वो ब्राउजर का आईडी मैच नहीं हो पाते, तो लॉगिन नहीं होता, आपको बार बार एरर भी आती रहती होगी अगर कहीं और हम लॉगिन करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मोंगो डीबी है ये प्योर जेसन नहीं करता। जेसन में तो हमारे पास टेक्स्ट बेस्ड डेटा भी हो सकता है, टेक्स्ट फाइल मतलब जो ह्यूमन रीडेबल है वो भी, लेकिन ये सिक्योरिटी पर्पज होता है क्योंकि डेटाबेस है, डेटाबेस में तो डेटा सिक्योर होना चाहिए। तो ये बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है पहले डेटा को, फिर जेसन में डालता है। ठीक है। तो बाइनरी फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट करके फिर जेसन में डाल देता है। बाइनरी फॉर्मेट में करते हैं तो उसको बोलते हैं बीसन। ठीक है।
इसका मतलब होता है बाइनरी जेसन। ठीक है, यानी बाइनरी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इस तरह से काम करते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट बनता है ये बीसन फॉर्मेट में बनता है। नियो J4 ये भी हमारे पास जैसे माई एसक्यूएल होता है ऐसे मोंगोडीबी ऐसे नियो 4J होता है हमारे पास। ये नियो 4J कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे हमें नेटवर्क बनाना होता है, जहाँ पे हमें ग्राफ की फॉर्म में डेटा को स्टोर करना होता है। ग्राफ के अंदर हमारे पास क्या होती है? नोड्स होती हैं, एजिज होती हैं, फिर एजिज के थ्रू नोड कनेक्ट होकर रिलेशनशिप बनती है। हर नोड की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज फीचर्स होते हैं। तो ये नियो 4J जो है ये ग्राफिकल डेटाबेस होता है। एक रेडिस नाम का डेटाबेस होता है। रेडिस जो है ये बेसिकली मैपिंग के लिए ही होता है, जैसे डिक्शनरी की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है इसमें, की वैल्यू के फॉर्मेट में। और पोस्ट ग्रे एसक्यूएल जो है ये ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस ही होता है। इसके अंदर जो है हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बना सकते हो, इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बना सकते हो। मतलब ये जो हमारे पास इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन वगैरह सब होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो सारी चीज होती है। तो ये सारे के सारे बिल्कुल सही लिखे हुए इसी उसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सब पेयर हमारे सही हैं इसमें। ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। अब आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। बताओ, अभी हायरार्किकल के बारे में और नेटवर्क के बारे में हमने पढ़ा था, ये आपको बताया भी था टाइप इनके। अब ये क्वेश्चन तो सिंपल ही है, क्या आंसर होगा? ये हायरार्किकल और नेटवर्क में, हायरार्किकल मतलब ट्री की फॉर्म में है डेटा, और नेटवर्क मतलब ग्राफ की फॉर्म में। तो जो ग्राफ और ट्री होते हैं हमारे पास, डेटा स्ट्रक्चर होते हैं दो। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास, लीनियर और नॉन लीनियर पढ़े होंगे आपने डेटा स्ट्रक्चर। तो ये नॉन लीनियर टाइप के होते हैं, जो स्टैक होता है, क्यू होता है, लिंक लिस्ट होता है, वो हमारे पास लीनियर होते हैं। तो ट्री में क्या होता है? हायरार्किकल होता है, इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर भी आपके सामने बन गई। ग्राफ के अंदर क्या होता है हमारे पास? ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, ये है हमारे पास, कोई भी किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। जैसे अगर मैं ये भी करूं, तो अगर मैंने इनको ऐसे भी कनेक्ट कर दिया, इसको भी कनेक्ट कर दिया, या इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ये सब क्या बन गया? ग्राफ बन गया है। ठीक है, तो बताओ, बोथ मॉडल अलाउ ईच चाइल्ड टू हैव एग्जैक्टली वन पेरेंट। इसके अंदर तो नो। इस वाली नोड का एक ही पेरेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे मल्टीपल हो सकते हैं, यानी इस नोड का ये भी पेरेंट है, ये भी पेरेंट नोड है, ग्राफ के अंदर हो सकते हैं। तो नेटवर्क मॉडल में हमारे पास मल्टीपल पेरेंट हो सकते हैं, जबकि हायरार्किकल में क्या होता है? हमारे पास सिंगल पेरेंट की नोड होती है। ठीक है, तो हायरार्की मॉडल बेस एंटायरली ऑन टेबल या फॉरेन की, तो टेबल या फॉरेन की तो हमारे पास रिलेशनल में होता है। नेटवर्क मॉडल डज नॉट सपोर्ट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप तो सब में होगी हमारे पास। तो यही है कि नेटवर्क मॉडल में मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, जबकि हायरार्किकल में सिंगल होते हैं। तो बी वाला आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी का है। ये कह रहा है कि एक रिलेशन है, उसका इंस्टांस में क्या लिखा हुआ है? पर्टिकुलर टाइम पे जो डेटा है वो डेटा इस तरह का है कि x to y फंक्शनल डिपेंडेंसी हो रही है उसमें। तो इसका आंसर बताओ, जल्दी से कमेंट करो, क्या होगा हमारे ऑप्शन पास? बी। हाँ, बी। बी होगा इसमें। बी बी सर। होगा है। क्या कहा है इसमें कि एवरी वैल्यू ऑफ y अकर्स विद ओनली वन वैल्यू ऑफ x। ये नहीं हो सकता? हाँ भाई, नहीं हो सकता क्या? y की हर वैल्यू x की केवल एक ही वैल्यू पे हो, ऐसा थोड़ी है। x से y निकाल रहे हैं हम, y से x थोड़ी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो उल्टा बता रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, ये कह सी रहा भाई। है, क्या कह रहे हो बेटा? सी। हाँ, ये कह रहा एनी टू टपल एग्री ऑन एक्स आल्सो एग्री ऑन वाई। ये डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछी हुई है, फंक्शनल डिपेंडेंसी की दी हुई है यहाँ पे।
ठीक है। तो अगर हमारे पास टपल सेम हो गए एक्स में, तो वो हमारे पास वाई में भी सेम होने चाहिए। दोनों में सेम सेम एट्रीब्यूट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई। मेरे पास एक्स है, एक वाई है, इसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ। ठीक है। इसको भी हम रिपीट कर देते हैं, एक 1 को 2 बार कर दिया हमने यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे अगर हम ए बी, तो यहाँ पे भी ए लिख दें, यहाँ पे सी लिख दो। तो ये वाला कह रहा है कि अगर दो चीज यहाँ रिपीट होगी तो यहाँ भी रिपीट होगी, सही है। ये कह रहा है दोनों में सेम एट्रीब्यूट होने चाहिए, सेम नहीं है। इसमें 1 2 4 है, इसमें ए बी सी है। ठीक है। तो ये वाला हमारे पास गलत है। ये हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी, एक्स को कैंडिडेट की होना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं, क्या पता और भी एट्रीब्यूट हो वो कैंडिडेट की हो। अभी ये थोड़ी पता क्या और एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये भी हमारे पास नहीं। ये कह रहा है एवरी वैल्यू ऑफ वाई, वाई की हर वैल्यू के लिए एक्स की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी एक्स का कि हमारे पास हर वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू होगी। इसका मतलब तो ये कह रहा है कि एक्स में सब में सेम होना चाहिए। ठीक है, एक्स की एक ही वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। यहाँ पे तो एक्स की अलग अलग वैल्यू भी है। ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें कहा कि हमारे पास फोर वो ए रिलेशन कंटेनिंग 4 एट्रीब्यूट, एक रिलेशन है उसके अंदर 4 एट्रीब्यूट है। ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी का ही कॉन्सेप्ट है इसमें भी। अब 4 हमारे पास इसके अंदर एट्रीब्यूट है। तो इसने कहा कि हाउ मैनी नॉन एम्प्टी ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी x2y आर पॉसिबल। कितनी हमारे पास इसके अंदर ट्राइवल डिपेंडेंसी बन सकती है वो बतानी है। और इसने कहा नॉन एम्प्टी। देखो थियोटिकल जब हम अप्रोच यूज करते हैं तो वहां पे एम्प्टी और नॉन एम्प्टी सारी लिखेंगे, सेट के बेस पे हमें देखना होगा। ठीक है। अब आप इसको है ना 4 एट्रीब्यूट से पहले समझ लेते हैं हम। मान लिया हमारे पास एक रिलेशन है, उसके अंदर क्योंकि 4 में तो 50 65 81 इतने बड़े ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ठीक है। तो वो तो अभी यहाँ पे निकालना पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पे समझते हैं, मान लिया 2 ही एट्रीब्यूट है, उसके बेस पे कॉन्सेप्ट समझते हैं। और उन कॉन्सेप्ट से फिर हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, समझते हैं कैसे बना, और उसके बेस पे हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर मान लिया एक रिलेशन है, उस रिलेशन के अंदर हमारे पास कितने एट्रीब्यूट, हमने 2 एट्रीब्यूट ले लिए ए और बी। ठीक है। अब ट्राइवल का मतलब क्या होता है भाई? ट्राइवल डिपेंडेंसी बताओ क्या होती है? भाई तो सबसे सर जिसका वाई सबसेट होगा एक्स का। अगर x2y हमारे पास है, तो y हमारे पास सबसेट होना चाहिए x का। यानी राइट हैंड साइड में जो चीज आएगी वो x में से ही निकल के आनी चाहिए, कोई नया एट्रीब्यूट नहीं आना चाहिए। यही तो कह रहा है वो, कोई नया नहीं आना चाहिए। ठीक है। वही रहेंगे जो हमारे पास x में है, वही हमारे पास y में होने चाहिए, उनमें से कोई निकल के आ सकता है। अब डिपेंडेंसी ये कह रहा कितनी बन सकती है, यहाँ पे टोटल कितनी डिपेंडेंसी बन सकती है। तो जब हम फंक्शनल डिपेंडेंसी बनाते हैं तो सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट की भी बन सकती है। ठीक है। हम फंक्शनल डिपेंडेंसी बनाते हैं तो दो दो की भी बन सकती है, दो दो का ग्रुप भी बन सकता है, तीन तीन का भी बन सकता है, चार चार का भी बन सकता है, कितने का भी बन सकता है। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 ही एट्रीब्यूट है, तो सिंगल का बनेगा या भाई हमारे पास डबल का बनेगा, ये हमारे पास केसेस बनेंगे। ठीक है। तो ये बताओ, अगर मैं इसका वो बनाऊं, सबसेट बनाऊं। ठीक है। अगर मैं कहता हूं मेरे पास 2 वैल्यू है, ठीक है, तो उस वैल्यू का सबसेट बनाना, तो क्या क्या बनेगा? ए और बी है मेरे ए पास, तो इसका सबसेट क्या क्या और होगा? ए बी तीन। तो एक तो बनेगा ए, नॉन एम्प्टी की बात कर रहे हैं हम, 5 को नहीं ले रहे, नहीं तो 5 भी बनता है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, 2 की पावर n होते हैं हमारे पास। ठीक है। एक ए बनेगा, एक बी बनेगा, एक ए बी बनेगा, यही तो बनेगा भाई। ए बी। ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे आप समझ लो कि हमें यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी बनानी है। ठीक है। इनके हेल्प से हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी बनेगी, 5 हमें लेना नहीं है। ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि सिंगल सिंगल का लेते हैं, मान लिया मेरे पास ऐसे है कि एक x है और एक y है। x में केवल एक ही एट्रीब्यूट है, x जो है
वो सिंगल एट्रीब्यूट। दो केस हो सकते हैं मेरे पास, या तो एक्स में सिंगल एट्रीब्यूट होगा, या हमारे पास एक्स में दो एट्रीब्यूट होंगे। भाई अगर मैंने दो का लिया तो मैक्सिमम दो हो सकते हैं, या तो सिंगल होगा या डबल एट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, यही तो होंगे। अब इसमें आप बताओ, अगर मैं सिंगल एट्रीब्यूट ले लेता हूँ एक्स में, तो मैं ए को ले लेता हूँ पहले, तो राइट साइड में क्या बनेगा बताओ। अगर एक्स को मैंने ए मान लिया, तो राइट साइड में क्या आएगा, वाई की वैल्यू क्या आएगी। सर ए ही आएगा। क्यों ए ही आएगा आएगा। ए, बी नहीं आ सकता? तो सबसेट होता है ना ट्रिवियल। क्योंकि ये ट्राइवल है, तो इसका मतलब जो एक्स में है उसमें से ही निकल के आएगा। सबसेट। ठीक है, तो यहाँ पे ए ही आ सकता है, और तो कुछ नहीं आ सकता। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इधर बी ले लूंगा तो इधर क्या आएगा, बी ही आएगा। बी आएगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास सिंगल एट्रीब्यूट होने के केस में। अगर दो दो एट्रीब्यूट हो मेरे पास, दो एट्रीब्यूट हो, दो एट्रीब्यूट का मतलब लेफ्ट साइड में ए और बी आ गया, दो वाला पेयर उठा लिया यहाँ से। ठीक है, तो दो वाला पेयर उठाया तो दो वाला एक ही पेयर है मेरे पास ए बी का। तो राइट साइड में अब क्या हो सकता है, सर ए ए बी बी और ए ए बी। हो हो सकता सकता है, है। ए बी और क्या हो तीनों। सकता है, बी हो सकता है, ए और क्या हो और सकता ए है, बी। ए बी हो सकता है। यानी ये तीन पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, नॉन एम्प्टी के केस में हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज है। तो टोटल फंक्शनल डिपेंडेंसी कितनी होगी, सिंगल के केस में दो फंक्शनल डिपेंडेंसी बनी, दो के केस में मेरे पास तीन फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो टोटल एफडी कितनी बन गई मेरे पास, टोटल एफडी 2 + 3, यानी 5 एफडी मेरे पास बन गई। ठीक है, तो 5 एफडी बन गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि कितनी एफडी। अब यहाँ पे चार एट्रीब्यूट कर दिए हमारे पास। ठीक है, जब चार एट्रीब्यूट कर दिए हैं, यानी अब ये कह रहा कि आर ए बी सी डी ये हमारे पास है। तो अब हमारे पास सेट कितने बनेंगे, सिंगल सिंगल का बन सकता है। ठीक है, तो उनकी भी देखनी है हमें। फिर डबल का बन सकता है, ए बी ए सी ए डी। ठीक है, और बी सी बी डी और सी डी। ठीक है, इसके बाद तीन का बन सकता है, ए बी सी ए बी डी ए सी डी और बी सी डी। और फिर चार का बन सकता है, ए बी सी डी। यानी जो सुपर की है वो सारी बन गई। कितने, 15 सुपर की होंगी चार के में, तो 15 बन गए। अब 15 की फिर हमें निकालनी है फंक्शनल डिपेंडेंसी। इस तरह के कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे। तो इसका एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है कि आपको सिग्मा करना है, कहाँ से, के = 1 से लेके एन तक चलना है। ठीक है, के = 1 से एन तक चलना है। और उसके बाद आपके जितने एट्रीब्यूट हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें मान लिया हमारे पास, सबसे पहले तो हम 2 की पावर k - 1 करेंगे, 2 की पावर k - 1 करेंगे, और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। किसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, जो हमारे पास n है। ठीक है, तो n का हमें कर देना है बेसिकली किसके साथ, सी के साथ कर देना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है। ठीक है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं यहाँ पे, ये नॉन एम्प्टी के लिए फॉर्मूला है। इसको अगर हम और इजी कर दें, अगर मैं यहाँ पे नॉन एम्प्टी की कंडीशन हटा दूं, एम्प्टी वाली भी ले लूं, तो यहाँ पे एक फाइव भी बनेगा हमारे पास। तो फिर मैं ए से फाइव, बी से फाइव, सी से फाइव, ये भी सारे केस बनेंगे, एक और जुड़ जाएगा। तो अगर हमारे पास टोटल ये नॉन एम्प्टी वर्ड ना होता, तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसमें 3 की पावर n का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर हम निकालते हैं, ये है ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ऑल एफडी की बात करते हैं, तो 3 की पावर n होती है। और अगर हम नॉन एम्प्टी वाली बात करते हैं, क्योंकि ये जो ऑल एफडी की बात आ रही है, इसमें इंक्लूडिंग नल हो जाएगा हमारे पास,
फाइव वाला इंक्लूड जो मैथमेटिक्स में होता है, सेट थ्योरी में। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉन एम्प्टी का यूज करते हैं, जो डेटाबेस में हम नॉर्मली यूज करते हैं। तो नॉन एम्प्टी की अगर हम बात करें तो इसमें एम्प्टी वाले हट माइनस कर दो भाई, 3 की पावर n में से एम्प्टी वाले माइनस कर देंगे, तो 2 की पावर n जो है एम्प्टी वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी बनती है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ये डायरेक्ट सिंपल है। अगर मैं कहता कि मेरे पास ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसी बताओ, तो ऑल एफडी कितनी होंगी, मेरे पास 4 एट्रीब्यूट हैं, तो 3 की पावर 4 यानी 81 होंगी। ठीक है, और अगर मुझको केवल नॉन एम्प्टी वाली बतानी, तो 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 यानी 81 में से 16 माइनस कर देंगे तो 65 बचेंगी मेरे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, इसमें नॉन एम्प्टी पूछी तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 65। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेसिकली। तो जब ये 16 कैसे हुई? 16 हमारे पास बेटा वे वाली बनेंगी जो हमारे पास फाई का कॉन्सेप्ट देंगी, उनको समझो कैसे बनेंगी। ये हमारे पास हाँ कितने हैं टोटल, 15 हैं। टोटल कितने हैं, हाँ। 15 हैं। एक मैंने एम्प्टी वाला भी ले लिया तो एक फाइव भी हो गया। अब जब एम्प्टी वाला भी लेना तो एक डिपेंडेंसी 5 to 5 बनाओ। ठीक है, एक A to 5 बनेगी, एक B से भी 5 होगा, मतलब कुछ भी नहीं निकाल पा रहा हो। ठीक है, ऐसे ही C से भी 5, मतलब हर हर एट्रीब्यूट से जो भी इसमें वैल्यू है, ये सेट है का एट्रीब्यूट है, सबसे 5 बनेगा। 15 16 है ये, तो 16 के 16 5 बन गए, 16 बन गई ना, तो वो हमने माइनस कर दिया। तो सर ये टू, ये जो नॉन एम्प्टी के लिए ये वाला फॉर्मूला है क्या, 3 रेस्ट पावर n - 2 रेस्ट पावर हाँ, n? ये वाला होगा। जो एम्प्टी और नॉन एम्प्टी सारे बताता है वो 3 की पावर 4 होता है। और जो हमें नॉन एम्प्टी अच्छा। करना, तो नॉन एम्प्टी में मतलब जितना बड़ा ये सेट बनेगा वो माइनस कर देते हैं। सेट कितना बनता है, 2 की पावर n बनता है। सेट थ्योरी में आपने पढ़ा ही है, अगर इतने वैल्यू है हमारे पास तो इसके सेट में कितने सब सेट कितने बनेंगे, 2 की पावर n बनते हैं, तो वो हमने माइनस कर दिए। ठीक है, तो सिंपल से ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल एफडी बताओ, तो हमारे पास फॉर्मूला 3 की पावर n होता है। n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, कैसे निकलते हैं वो अभी हमने दो का एग्जाम्पल देख के करा। ऑल नॉन एम्प्टी की अगर हम बात करते हैं, तो ऑल नॉन एम्प्टी हमारे पास 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 65। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें देखते हैं क्या कहा है। उसमें इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें इंक्लूडिंग एम्प्टी भी बोल दिया, तो क्या आंसर हो जाएगा, 81। 81 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से करने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारे पास दिया हुआ है एक, इसमें ए सी प्लस बताना हमें क्या होगा। तो ये तो सिंपल सही है, मतलब क्लोजर सेट बताना है एसी का। ये डिपेंडेंसी दे रखी, तो एसी से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, एसी निकल सकता है। ठीक है, फिर ए से आप बी भी फाइंड कर सकते हैं, तो ए बी सी बन गया। बी और सी से डी भी निकल जाएगा, बी सी है मेरे पास, डी भी आ गया। डी से आप ई भी निकाल सकते हैं, तो ए बी सी डी ई, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, सी वाले में दिया हुआ है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे कहा है कि कंसीडर, ये डिपेंडेंसी दे रखी, तो एफ डी इज इम्प्लाइड, कौन सी एफ डी इसमें होगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ हमारे पास एफ डी दे रखी, तो कोई कुछ एफ डी जो है गलत है। ठीक है, एक ही सही होगी ऑप्शन में से, अब देख लेते हैं। देखो भाई, यहाँ कह रहा है कि क्या हम सी की हेल्प से ई निकाल सकते हैं, तो सी का क्लोजर निकाल के देख लो, अगर उसमें ई आ रहा है। आप ये देख लो लेफ्ट साइड में सी है क्या, है यहाँ पे सी डी। बस, लेकिन सी अकेला कुछ नहीं कर सकता, वो डी की हेल्प से कर सकता है। क्वेश्चन ठीक का है, मीनिंग है FD इज इम्प्लाइड बाय F। हाँ, तो विच एफ डी इज इम्प्लाइड बाई एफ, ये एफ डी हमें दे रखी, इनमें से कौन सी और एफ डी बन सकती है। ठीक है, ये बतानी, एफ का मतलब ये है, ये जो सेट दे रखा। ठीक है, कौन सी इनमें से वैलिड है।
उनकी हेल्प से बतानी हम क्या चीज और फाइंड, क्या इनकी हेल्प से मैं सी से ई निकाल सकता हूँ? तो सी का नहीं सर। क्लोजर ही तो निकाल के देखोगे आप, सी के क्लोजर से सी निकलेगा और कुछ निकलेगा ही नहीं, ई निकल ही नहीं सकता। अच्छा, क्या आप ए से ई निकाल सकते हो? तो ए का क्लोजर निकाल के देख लो, ए के यस क्लोजर में ए आ गया, ए से बी सी निकाल लोगे, और बी से आप डी निकाल लोगे, डी आ गया तो सी डी से ई निकल जाएगा। तो ई निकल गया यहाँ पे ए से, तो यही आंसर हो गया आपका। ठीक है। क्या आप डी से ए निकाल सकते हो? तो डी अकेला है नहीं, नहीं निकल सकता। ई से बी निकल सकता है, ई तो लेफ्ट में है ही नहीं, तो निकलेगा ही नहीं। तो यही बी वाला आंसर है आपका। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लोजर देखना होगा, उसमें है क्या। अब ये कह रहा कि कौन सा नहीं होगा, सेम क्वेश्चन है बस, ऊपर वाले क्वेश्चन रिपीट है, इसमें ये पूछ दिया कि कौन सा नहीं है। तो इसका अब आप देखो, ए से आप सी निकाल सकते हो क्या? ए से बी निकल जाएगा, बी से सी, तो ए से सी निकल जाएगा, ट्रांजिटिविटी बिल्कुल निकल जाएगा। ए डी से ई निकल जाएगा क्या? जब आप ए से बी भी निकाल सकते हो, ए से सी भी निकाल सकते हो, ठीक है, तो क्या आप डी निकाल सकते हो क्या आप? ठीक है। ए और डी दोनों दे दिया सर। आपके पास, ठीक है। तो देखो, ए से सी हमारे पास निकल जाएगा, तो ए से मैं सी निकाल सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, और सी और डी से मैं ई निकाल सकता हूँ। तो यहाँ सी को रिप्लेस कर दूं, मैं सी को रिप्लेस करके डी लिख दूं, क्योंकि सी और ए एक ही साथ है, तो सी की जगह ए लिख सकता हूँ ना। तो ए डी से ई निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करा, कौन सी थ्योरम लगाई, बताओ कौन ड्यू सी? ट्रांजिटिविटी। सूडो ट्रांजिटिविटी है। ठीक है। तो हमने ये भी निकाल लिया। अच्छा, ए डी से क्या आप बी सी डी ई निकाल सकते हो, ये बताना अब आपको। तो ए डी आपके पास है, ए से ई भी निकल रही है आपके पास, ए से बी निकाल सकते हो, बी से सी निकाल सकते हो, और आपके पास जो है सी, ये आ गया, ए से ए तो निकल ही जाएगा, बी भी निकल जाएगा, सी भी निकल जाएगा, और इसके बाद आपके पास ये कह रहा है ए डी से, तो डी है ही पहले से ही, हाँ, और इससे ई भी निकल जाएगा, यानी ई निकल जाएंगे ये सारे के सारे, ये भी सही है। सी से ए निकाल सकते हो क्या? तो वो नहीं निकलेगा, क्योंकि सी लेफ्ट साइड में अकेला है ही नहीं, ठीक है, और वो किसी कॉम्बिनेशन में बन ही नहीं रहा, डायरेक्टली अकेले की बात हो रही है यहाँ, तो वो नहीं निकल पाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। सी से ए फाइंड नहीं हो सकता। इस वाले में आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11। बताओ भाई, क्या आंसर होगा? बी और बी। एक्स की जगह वाई है, ठीक है, तो वाई की जगह एक्स कर दो, तो डब्ल्यू एक्स से जेड निकल जाएगा, ये आप लगा दो, बी। ठीक है। तो बी वाला आंसर हो गया। एक- इसके अंदर आ जाते हैं यहाँ पे, एक्सटोर्नियस पूछा, यानी एक्स्ट्रा कौन सा है इसमें, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट जिसकी कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है, किसके करस्पॉन्डिंग बताना, ए बी से सी के करस्पॉन्डिंग, इसमें बताना ए बी टू सी, इस वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी में। ये कह रहा है इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में कुछ चीज एक्स्ट्रा है, तो वो कौन सी चीज एक्स्ट्रा है? क्या ए एक्स्ट्रा है या बी एक्स्ट्रा है? देखो, हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, ए से मैं बी फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि ए से आप बी फाइंड आउट कर सकते हो। तो बी से ए डी। का ए का अगर आप यहाँ पे वो निकालोगे, क्लोजर सेट निकालोगे, तो ए से ए भी निकल जाएगा, बी भी निकल जाएगा। तो मुझे जब ए से ही बी निकल जाएगा, तो मुझे बी से कुछ निकालने की जरूरत है क्या, वो अभी देखनी पहले, ठीक है। तो मुझको यहाँ पे आप देख रहे बी से आप ए बी से आप सी निकाल सकते हो, तो ए बी की हेल्प से आपने सी भी निकल गया। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ए से ही आपने सी निकाल लिया, ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, सी भी निकल गया। तो हमने जब ए से ही सी निकाल लिया, तो मुझे ए बी की जरूरत पड़ रही? अकेला ए भी निकाल दे रहा है, सी तो निकाल देना है या नहीं, बताओ। मुझे केवल इसके बारे में बताना अभी, बाकी को अकेला ए हमारे पास सी निकाल दे रहा है, क्या अकेला बी सी निकाल सकता है, ये बताओ। नहीं अकेला सर। बी का क्लोजर निकाल कर देख लो, बी के क्लोजर से बी बनेगा, बी से हमारे पास डी बन जाएगा, और तो बी डी निकलेगा, सी तो निकलेगा नहीं। तो मुझको इसका मतलब क्या है, हमारे पास बी की कोई जरूरत ही नहीं सी निकालने के लिए,
वो तो अकेले ए से निकल जाएगा। तो ये बी जो है यहाँ एक्स्ट्रा ही, अगर मैं यहाँ ए टू सी लिखूं तब भी सेम ही आंसर आने हैं सबके, ठीक है। और अगर मैं ए बी टू सी लिखूं तब भी सेम ही आंसर आने हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो बी है लेफ्ट हैंड साइड में ये एक्स्ट्रा ही, ए एक्स्ट्रा नहीं है, ए जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ए के बगैर हमारे पास सी नहीं निकलेगा, अकेला बी नहीं निकाल सकता सी। अच्छा, ये कह रहा है कि सी एक्स्ट्रा है राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में तो अकेला ही है, वो कहाँ एक्स्ट्रा होगा, उसके साथ तो कोई है ही नहीं भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएंगे। क्लियर बात। अब तेरे नंबर पे आते हैं। ये मिनिमल कवर की है, कल ही करवाया था इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, मिनिमल कवर का। तो इसमें क्या करना होता है, पहले हमें राइट साइड वालों को टुकड़ों में सिंगल सिंगल करना। तो इसमें डबल आ रहे, इनको सिंगल कर लेते हैं, ए से बी और ए से सी, ठीक है। फिर हमने बी से सी लिख लिया और ये ए बी से डी लिख लिया, ठीक है, पहले राइट साइड पे। अब आप यहाँ पे देखो, मैं ए से बी फाइंड आउट कर लेता हूँ और बी से मैं सी निकाल लेता हूँ। तो मुझे ए से सी लिखने की कोई जरूरत है नहीं है ना, तो ये एक्स्ट्रा ही है, यानी यहाँ सी एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो जो पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था राइट हैंड साइड वाला कब एक्स्ट्रा हो सकता है, इस केस में हो सकता है यहाँ पे। तो ये वाली डिपेंडेंसी आप हटाओ यहाँ से, सबसे पहले तो खत्म करो इसको। अच्छा, अब ये सिंगल सिंगल वाली तो हमारे पास, अब इनमें देख लो यहाँ पे बी से सी निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये अलग चीज निकाल रहा, ये अलग चीज निकाल रहा, तो ये तो दोनों जरूरत पड़ेगी मुझको। तो ऑप्शन यहीं से आपको पता चल जाएंगे, जिसमें ए बी, ए से बी और बी से सी आ रहे हो वो आंसर होगा, ठीक है। पहले वाले में ही है, ठीक है, बाकी में है ही नहीं। तो यहाँ पे आप अब इस वाले में भी देखेंगे, यहाँ पे ये कह रहा है ए बी से डी निकालनी है आपको। क्या हम अकेले ए के साथ डी निकाल, क्योंकि ए मुझे चाहिए पहले, तो क्या मैं अकेले ए से डी निकाल सकता हूँ, ये देखेंगे। अब इधर वालों को तोड़ेंगे, ठीक है। इधर वालों को वैसे तो तोड़ नहीं सकते, डिकम्पोजिशन हम केवल राइट हैंड साइड में कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या अकेले अकेले से हो सकता है, तो दूसरा मतलब एक्स्ट्रा है उसको स्किप मारेंगे। तो यहाँ पे ए का क्लोजर निकाल कर देख लो, ए से हम ए भी निकाल सकते हैं, बी भी निकाल सकते हैं, सी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब मेरे पास यहीं से ए बी बन गया है, तो मैं ए बी की हेल्प से डी भी निकाल सकता हूँ। यहाँ पे डी हमारे पास आ गया, ठीक है। ये हमारे पास डी आ गया, वहीं से निकल रहा, तो मैं यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको ए टू डी लिख दूं खाली, तब भी मेरे पास काम हो जाएगा। भाई ए बी भी निकाल रहा, ए बी तो निकाल रहा, ए अपने आप बी की वैल्यू पता कर दे रहा है, तो वो पता कर दी तो तब निकाल देगा, ठीक है। तो ये वाले हमारे पास आंसर हो जाएंगे। तो हमने एक यहाँ पे ये वाली चीज रिमूव करनी, एक यहाँ पे ये वाली रिमूव करनी, तो भी हमारे पास सेम चीजें होंगी जो अभी हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14, ये कैंडिडेट की वाले, ठीक है। जल्दी से बताना, सबसे पहले क्या करते हैं, इसेशनल एट्रीब्यूट है, क्या होगा इसेशनल एट्रीब्यूट इसका, सर नहीं है। नहीं है कोई भी। ए बी सी डी ई सारे के सारे यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमें जब सब हैं यहाँ पे, तो हमें एक एक करके ही निकालने पड़ेंगे। तो ये तो तुमने सिंपल ही है, कर ही लिए होंगे, कोई डिफिकल्टी होगी नहीं, ठीक है। पहले हम ए का निकालेंगे यहाँ पे, ए का क्लोजर, तो ए से हम ए निकाल लेंगे, इस वाले से बी सी हम निकाल लेंगे, फिर बी से हम डी निकाल सकते हैं, सी और डी होगी तो ई निकल जाएगी, तो ए बी सी डी सारी की सारी आ गई। बी का क्लोजर हम निकालते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेंगे, जिसमें ए है वो वाले आंसर होंगे, अगर कोई ए तो सब में दे रखा, ठीक है। तो ए तो हमारे पास हो गई। उसके बाद देखो, किसी क्वेश्चन में हम ऑप्शन में हमारे पास बी नहीं है, तो मैं क्यों निकाल के देखूं, जरूरत है भाई निकाल के देखने की है। आपको जब आप एमसीक्यू कर रहे हो, तो जो ऑप्शन में दे रखे हैं उनको ही निकाल के देखो, फालतू क्यों निकाल के देख रहे हैं, ठीक है। तो बी सी डी हम देखते ही नहीं निकाल के, मैं ई को देखता हूं। अगर मेरे पास ई हुआ तो मेरे पास ए बी और सी में से आंसर हो सकता है, अगर ई नहीं हुआ तो डायरेक्टली मैं डी वाला आंसर लगाऊंगा, ठीक है। तो यहीं पे काम खत्म करेंगे।
तो ई को निकालो, बाकी तो होने ही नहीं। ई को चेक करते हैं। तो ई को हम यहाँ पे चेक करते हैं। ई में हमारे पास क्या होगा, वो ऊपर कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, इसने ऑल द कैंडिडेट की बोला कि ये सारी की सारी दी हुई। अगर यहाँ ऑल ना कहता तो ऐसा भी हो सकता था, क्या पता बी भी हो, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा हो। ठीक है। तो लेकिन इसने ऑल कह दिया, तो हमें उनको देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ई को देख लेते हैं। ई से हम ए निकाल सकते हैं। देखो, ई से ए निकाल सकते हैं। तो जब ई से ए निकल जाएगा, ई अपने आप में कैंडिडेट की है, तो मतलब ये भी होगी हमारे पास कैंडिडेट की। तो इसका मतलब हमारे पास ए और ई दोनों कैंडिडेट की हैं। और ऑप्शन में आपको पता ही है, ऑप्शन ऐसे बनाए जाते हैं, अगर ई से ही निकल जाता तो डायरेक्ट ही हो जाता हमारे पास यहाँ। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं है। अब 3 चॉइस होगी, आपको और भी करना पड़ेगा। अब हम किसको देखेंगे, हम बी सी को देख लेते हैं। ठीक है। बाकी को देखने की जरूरत नहीं हमें, बी सी को चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास बी सी। बी सी से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम, बी सी फाइंड आउट हो जाएगा। सी से कुछ निकाल सकते हैं, या बी से डी निकल जाएगा, तो डी आ गया। सी और डी से ई निकल जाएगा, ई निकल गया। और सी डी से ई निकल गया, ई से ए निकल जाएगा, ई से ए भी निकल जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब अब क्या हो गया मेरे पास, ये भी सारा बन गया, बी सी भी होगा मेरे पास। बस, ऑप्शन है आपके पास, तो आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं। बी सी हमारे पास यहाँ आ गया। अब हमें, हमारे पास इन दोनों में होगी। देखो, ऑप्शन को एलिमिनेट करने का ये भी तरीका, मोस्ट ऑफ ऑप्शन वे ही होते हैं जहाँ पे चीजें ज्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं। ठीक है। तो आपको कंफ्यूजिंग अगर ये पता चल जाता कि ई नहीं है, तो आप एक ही स्टेप में आंसर लगा देते। अब ई है, यहाँ पे कॉमन आ रही दो चीजें इनमें, तो यानी इनमें से ही मोस्ट प्रोबेबली आंसर हो सकता है। फिर बी सी भी हो रहा कॉमन, तो और स्टेप करवाना चाह रहा हो। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे चेक करना पड़ेगा हमें सी डी को भी, कि सी डी है या नहीं। अगर सी डी नहीं होगा तो बी आंसर, नहीं तो सी आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं भाई सी डी को। तो सी डी से सी डी निकल गया, सी डी से ई निकल गया, ई निकल गया तो ए निकल गया, ए निकल गया तो सब निकल गई। ठीक है। तो इसका मतलब सी डी भी आंसर क्या हो गया, सी वाला आंसर हो ये गया ना। option। ठीक है, ये वाला यस। आंसर आ जाएगा। सर पर हाँ, डीई भी है तो फिर डी हम लोग भी है लेकिन ई तो नहीं है हैं। इस वाले ऑप्शन में। भाई ई भी तो है आंसर, ई ई इसमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है। तो हम इसको नहीं लेंगे। सर मतलब मैं कह रही हूँ कि डीई से भी बन रहा है तो फिर फोर्थ भी अच्छा, ऑप्शन हो सकता हाँ, है। डी और ई से भी बन रहा है, तो अच्छा, ये वाला ऑप्शन भी सही होगा फिर, है नहीं, आप ये कह रहे हैं। हाँ ठीक है। जी। ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास सही है, हाँ, इसमें ये ऑप्शन भी सही आ रहा है, ये वाला ऑप्शन भी सही आ रहा। तो विच ऑल आर कैन, ऐसे तो देखें, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, अब चारों हैं, चारों यस। के चारों ही हैं, सारे के सारे कैंडिडेट की हैं। अब इनमें चारों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना, तो आप कैसे करेंगे। मैंने पास क्योंकि ज्यादा बाकी हम नहीं। हैं, भाई सर चारों ही सही है। अब इसके ओल की बात करी, ये भी है, लेकिन इसके आगे ओनली लिखा हुआ, तो ये तो हम इसलिए नहीं करेंगे। ठीक है। ये तो यहीं से खत्म हो गया ओनली। लेकिन इन तीनों में तो ओनली नहीं लिखा हुआ। ठीक है। तो आपको, जो आप स्टेप करते हुए चल रहे हैं इस केस में, क्योंकि सारे ही आंसर हमारे पास सही है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप वाले आंसर लेने हैं। कि आप पहले आप बी सी निकालोगे, या पहले आप ई निकालोगे, पहले आप सिंगल वाला निकालोगे। ठीक है। तो आप पहले सिंगल वाले स्टेप पे हमें चलना पड़ेगा। तो जिसमें सिंगल वाले मल्टीपल दिए हुए हैं, उसी वाले को चूज करेंगे फिर उसके से। ठीक है। तो यहाँ पे हम, वैसे ऑप्शन वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से तो इसमें ओनली लगा होना चाहिए इसमें भी, और इसके अंदर कुछ और वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है। तो हम कर सकते हैं, तब अपडेट कर देंगे, बिल्कुल भी एम्बिग्यूटी ना रहे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। लेकिन इस तरह के अगर केस हो, तो हमारे पास जो हम पहले, जिसमें सिंगल एलिमेंट के हैं ज़्यादा, वो वाला हम चूज करेंगे।
ठीक है, इसके अंदर भी कहा विच ऑप्शन कंटेन ऑल कैंडिडेट की। तो हमें यहाँ पे सारी निकालने की जरूरत ही नहीं है, जो ऑप्शन में दी हुई है हमें केवल वही निकालनी है। ठीक है, इसमें सारी कैंडिडेट की नहीं पूछा, ये नहीं पूछा कितनी है। तो आपको जो ऑप्शन में दे रखी केवल आपको वही निकालनी, बाकी से मतलब ही नहीं है आपको। ठीक है, अब जो निकलती रहे उसके अकॉर्डिंग आप कैंसिल करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि आप देखो, कैंडिडेट की निकालने का तरीका होता है कि हम इसेशनल एट्रीब्यूट देखेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो तरीके से आपके पास सारी निकल जाएंगे, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगी चीज। अब सबसे पहले आपने देखा ए बी सब में है, तो मुझे देखने की जरूरत नहीं, ए बी हो गई। ठीक है, बी सी 3 में मैच हो रहा है, तो बी सी भी हो गई मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो चारों इस, में हाँ फिर चारों में है। हाँ, इसमें भी आ रहा, तो ये भी, तो इसको भी देखने की जरूरत नहीं। सी डी सब में आ रहा है, तो सी डी को भी देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे ये दो ऑप्शन है, इनको ही देख लो आप, बी डी और बीई को, यहाँ से पता चल जाएगा। और ये ए सी है। देखो, बी डी इसमें भी, बी डी इसमें भी। आप सबसे पहले किस वाले को देखना चाहेंगे? सर एसी, एसी, एसी को एसी देखो। कहा ही अगर नहीं। एसी नहीं है हमारे पास, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे देखना कि ये, अगर हम बड़े वाले को देखते चलेंगे, ये वाले 3 देख लो, उससे पता चल जाएगा। अगर ये तीनों हैं तो यही होगा, जो नहीं है वो कटता रहेगा हमारे पास। ठीक है, जो कॉमन है वो तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं ए सी को देख लेता हूँ। तो देखो भाई, ए से आप क्या निकाल सकते हैं? पहले ए सी निकल गया। ए, अकेले ए से कुछ नहीं निकल सकता, अकेले सी से ए निकल सकता है। ठीक है, तो ए निकल सकता है, फिर ये ए सी बनेगी, ये तो है ही हमारे पास, कुछ और तो बनेगा ही नहीं, तो इससे नहीं होगा। तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बचे ये बी डी और बीई को और चेक कर लेते हैं। तो बी डी को देख लेते हैं। बी डी का हमने यहाँ पे देखा, बी डी हो गया। ठीक है, अच्छा, अकेला बी अकेला डी कुछ कर रहा है, ये कर रहा है, ई और एफ निकाल दे रहा है, तो ई और एफ निकल गया हमारे पास। अच्छा, बी और ई, ये वाली डिपेंडेंसी हमारी यूज हो गई। ठीक है, बी और ई से हम सी निकाल सकते हैं, तो सी भी लिख दो यहाँ पे, ये डिपेंडेंसी यूज होगी। ठीक है, बी और सी से डी निकाल सकते हैं, डी हमारे पास है ही पहले से। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी भी हमारे काम की नहीं। सी से हम ए निकाल सकते हैं, तो ए निकालो, ये डिपेंडेंसी यूज हो गई। ए बी से हम सी निकाल सकते हैं, सी ऑलरेडी है मेरे पास। ए सी डी हो गया मेरे पास, उससे बी, ये सब यूज हो गई मतलब। तो अब इसको देख लो लगा के, ए बी सी डी ई, ये तो सारा बन ही गया वैसे ही। डी ई, ए बी सी डी ई। ठीक है, यही थे हमारे पास, तो मतलब बी डी होगा इसमें। ठीक है, तो बी डी हमारे पास यहाँ पे है। इस वाले क्वेश्चन में भी यही है कि हमारे पास ये भी सब है, ये भी सब है, ये भी सब है। ठीक है, लेकिन हमें मैक्सिमम वाला देखना, जहां तक सारे निकल जाए। अब बीई को और देख लेते हैं हम। ठीक है, बीई को देख लेते हैं, बी और ई। यहाँ देख लो, इसमें बी और ई बना था क्या हमारे पास? ठीक है, बी डी सब बना था, इधर नहीं देखना, इधर बी और डी बन गया अगर मेरे पास, तो आगे देखने की जरूरत नहीं। आप बी और ई से सी निकाल सकते हैं, ये डिपेंडेंसी यूज हो गई। ठीक है, सी से हम ए निकाल सकते हैं, ए निकल गया। ठीक है, अब मेरे पास बी और सी से डी निकल सकता है, तो डी, ये बी और डी बन गया। जब बी डी पहले से ही पता हमें, डिपेंडेंसी बी डी आ गया, तो ये भी होगा। तो आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, सी वाला आंसर हो जाएगा इस केस में। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 को। इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे कहा लेट एम बी द सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट डू नॉट अपीयर ऑन द आरएचएस। ठीक है, ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो आरएचएस में नहीं आ रहा। आरएचएस में कौन नहीं आता? इसेशनल एट्रीब्यूट डिफरेंशियल नहीं आता। एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इसेशनल एट्रीब्यूट कौन सा होता है, उसके बारे में ही पूछा। तो एम जो है, यानी एम जो है वो इसेशनल एट्रीब्यूट है, तो एम क्या कैंडिडेट की होगा? ये जरूरी है क्या? नहीं सर। कोई जरूरी नहीं कि वो कैंडिडेट की हो, क्या पता ग्रुपिंग से हो, तो ये तो एम सुपर की होगा, ऐसा ही। जब कैंडिडेट ही नहीं तो सुपर कहाँ? अच्छा, एवरी कैंडिडेट की में एम जरूर होगा, ये जरूर है हमारे पास। ठीक है, तो ये सी वाला आंसर हो जाएगा इसका भी। नो कैंडिडेट की कैन कंटेन एन एट्रीब्यूट अपीयर ऑन
RHS, कि कोई सी भी कैंडिडेट की में नहीं होगा। ये तो गलत है, सी वाला आंसर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में बेटा कहा है कि ए रिलेशन कंटेन्स 8 एट्रीब्यूट्स। ठीक है, क्लास नंबर 2 में करवाए हुए इस तरह के क्वेश्चन। सोनल बताओ क्या आंसर होगा 17 नंबर क्वेश्चन का। एक रिलेशन है, उसमें 8 एट्रीब्यूट है, और ए बी सी जो है उसकी एक कैंडिडेट, एक ही कैंडिडेट की है। तो हाउ मैनी सुपर की, कितनी सुपर की हूँ। फॉर्मूला बताया था कि सर अगर, 128। क्यों बेटा, 128 कैसे हो जाएंगे, क्या फॉर्मूला बताया था। सर 2 की पावर n-1। अगर सारे के सारे हमारे पास एट्रीब्यूट जो हैं वो कैंडिडेट की होते हैं, वो भी आपको बताया था सुपर की कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास एक ही एट्रीब्यूट जो है वो कैंडिडेट की है, तो भी बताया था आपको क्या होगा हमारे पास। भाई यहाँ पे आप ऐसे समझो कि ये मेरे पास दो एट्रीब्यूट हैं, दो में से एक कैंडिडेट की है, यानी ए को मैं कैंडिडेट की बोल रहा हूँ। तो मेरे पास सुपर की क्या क्या होंगी फिर, ए होगा और ए बी होगा, दो होंगी। अगर मेरे पास ए बी सी तीन एट्रीब्यूट, लेकिन उनमें से एक जो ए है वो कैंडिडेट की है, तो क्या क्या सुपर की होंगी। तो मेरे पास सुपर की क्या होंगी, ए हो जाएगी, ए के साथ आप बी को लगा लो, ए के साथ सी को लगा लो, ए के साथ बी और सी को लगा लो, तो चार हो जाएंगे मेरे पास। यहाँ पे दो आ रही, दो है, यहाँ पे चार है। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं आप, 2 की पावर n-1 वाला, ये बताया था। अगर दो एट्रीब्यूट है 2 की पावर 2 - 1, यानी 2 की पावर 1, दो है सुपर की होगी। यहाँ पे तीन है तो 2 की पावर 3 - 1, यानी 2 की पावर 2, चार हो गए हमारे पास। ठीक है, अब इस वाले केस में आपको देखना, यहाँ पे 8 एट्रीब्यूट है, तो आपने 128 बता दिया कि 7 - 1, वो 8 - 1 2 की पावर 7, 128, ऐसे ही तो बताया तुमने है। यस सर। लेकिन बेटा एक बात देखो, उन 8 एट्रीब्यूट में से ए बी सी, ये तीनों को मिला के एक कैंडिडेट की बनी है। ठीक है, यानी अगर मेरे पास ये 8 एट्रीब्यूट है, ए बी सी डी ई एफ जी, 3 3 6 H, ये 8 है मेरे पास। तो 8 है तो इन तीन का एक कैंडिडेट की है, तो इसको मैं के मान लूं। ठीक है, इसको मैंने के मान लिया। अब कितने एट्रीब्यूट रह गए मेरे पास, बताओ कितने रह गए, 3 और 3 6 रह गए। 6 में से ये के कैंडिडेट की है। अब बता दो कितने होंगे सुपर की है, कितनी 32। होंगी, 3। 32। कमल क्या कह रहे हो, 32 होंगे ना, अब तो क्लियर हो गया। अब एन की वैल्यू 32। हमारे पास 6 बन गई ना, तो 2 की पावर 6 - 1, यानी 32 होंगी, तो 32 आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी जो देखना हमें, भाई एक ही कैंडिडेट की होने का मतलब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ 2 की पावर n - 1 का, तो एक इन तीनों का मिलके एक बना है, तो इन तीनों को एक से रिप्लेस कर दिया, तो ऐसे वो हमारे पास आ गया। अब सेम क्वेश्चन अगले वाले में है इसी तरह का। तो यहाँ पे कहा है कि हमारे पास एक रिलेशन है आर। ठीक है, अब कुछ दिमाग तो आपको भी एग्जाम में लगाना ही है। ठीक है, अब हैज एग्जैक्टली 2 कैंडिडेट की, इसमें 2 कैंडिडेट की हैं, तो कितनी सुपर की होंगी, अब ये बताना है। सर 16। 16, अच्छा कैसे। अब देखो यहाँ पे देखो बेटा, ए बी सी डी ई, ये मेरे पास है। ठीक है, तो इसमें से इस ए बी को क्या मान लिया मैंने, एक कैंडिडेट की। पहला केस ये है कि ए बी कैंडिडेट की है, तो ये इसको के मान लेते हैं, तो के सी डी ई होगी। तो इसमें कितनी सुपर की बनेंगी हम, अगर के कैंडिडेट की है, तो 2 की टू की पावर पावर 4 थ्री। - 1,
यानी 2 की पावर 3 यानी कितनी बनेंगी, 8 बनेगी। 8 ठीक है। अच्छा दूसरे केस पे आते हैं, ABCDE। अब मैं ए और सी को जो है ये कैंडिडेट की है, तो इसको के मान लेता हूं, फिर BDE बच गया मेरे पास। ठीक है, तो ये सी के हैं, तो इसमें सुपर की कितनी बनेंगी, 8 2 की पावर 4 - 1। यहाँ पे भी 2 की पावर 3 यानी 8 बनेंगी। तो टोटल बहुत जल्दी से बता दिया था। आराध्या किसने बताया था? नो सर, उसमें कॉमन भी होगी तो वो माइनस होगी। तो 8 + 8 यानी हमारे पास 16 होगी। लेकिन भाई कॉमन भी तो आएंगी, क्योंकि कॉमन यहाँ पे ए भी कॉमन भी आ रहा है, इसके अंदर भी तो बनेंगी कुछ चीजें कॉमन और कुछ चीजें इसमें भी कॉमन। अब हमें कॉमन भी तो पता करना कितनी होंगी, तो कॉमन वाली माइनस करनी पड़ेंगी। कॉमन कैसे पता करेंगे, तो कॉमन ऐसे पता करेंगे कि इन तीनों को ले लो हम कंबाइन करके, एक उसकी बना लो, उससे कितनी बन रही वे सारी कॉमन में आ जाएंगी। भाई RABCDE कौन कौन से एट्रीब्यूट आ रहे हैं इसमें, A B और C, यानी इन तीनों, ये तीनों आ रहे हैं कैंडिडेट की में, तो इन तीनों की एक बना के रखो अब। ठीक है, D और E इससे कितने बनेंगे बताओ, 2 की पावर 3 - 1 4 यानी 4, तो मतलब 4 कॉमन होंगी। ठीक है, ये कॉमन करके आ गई, तो ये इसमें से 4 माइनस कर दो, यानी टोटल 12 बनेंगे, ये आंसर होगा। ठीक है, तो कॉमन वाली हम निकाल सकते हैं कि कितनी कॉमन आ रही है, इस तरीके से कंबाइन करके सारे एट्रीब्यूट। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है प्राइम एट्रीब्यूट का, देखो ये प्राइम एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट अभी हम नॉर्मलाइजेशन करने वाले आगे। नॉर्मलाइजेशन में हर क्वेश्चन में प्राइम एट्रीब्यूट की बात करी जाएगी। प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। ठीक है, कैंडिडेट की को अगर हम मल्टीपल एट्रीब्यूट से बनी हुई, तो उसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट यूज हुआ वो प्राइम एट्रीब्यूट कहलाता है। मान लिया अगर हम प्राइम एट्रीब्यूट की बात करते हैं, तो प्राइम एट्रीब्यूट की डेफिनेशन क्या होती है कि पार्ट ऑफ कैंडिडेट की इज कॉल्ड प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, तो पार्ट ऑफ कैंडिडेट की हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो पार्ट ऑफ कैंडिडेट की जब हम निकाल रहे, कैंडिडेट की ये है, इसके पार्ट क्या है, ये किस किस से मिलके बना, ए और बी से, तो एक ए और बी आ गया। ये किससे मिलके बना, ए और सी से, तो ए ले लिया हमने, तीसरा सी हो गया। ये किससे मिलकर बना, डी और ई से, तो डी और ई आ गया। तो ये सारे के सारे क्या हुए, प्राइम एट्रीब्यूट, अलग अलग करके ये प्राइम एट्रीब्यूट बन गए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कैंडिडेट की में नहीं आते वो नॉन प्राइम हो जाते हैं। प्राइम एट्रीब्यूट यानी जिनसे कैंडिडेट की बनी हुई है वो एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट होंगे। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसमें कहा व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कैंडिडेट की इन ए रिलेशन कंटेनिंग 6 एट्रीब्यूट। एक रिलेशन के अंदर 6 एट्रीब्यूट हैं, तो उसमें मैक्सिमम कितनी कैंडिडेट की बन सकती है। देखो अभी हमारे पास कैंडिडेट की निकालने के डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं कि आप बताओ कितनी कैंडिडेट की होंगी, तो वो तो हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी से ही पता चलेंगी। लेकिन मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो मैक्सिमम पॉसिबल कितनी हो सकती हैं कैंडिडेट की किसी भी रिलेशन में, इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है हमारे पास NCN/2। ठीक है, ये फॉर्मूला बताता है कि मैक्सिमम पॉसिबल कैंडिडेट की। सुपर की का हमने अभी फॉर्मूले देखे थे, ये कैंडिडेट की का है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 6C3 हो जाएगी, इतनी बन सकती है। 6C3 निकालेंगे यानी फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल 3 तो 654 हो जाएगा और अपॉन 6 हो जाएगा, इससे ही कट गया 20, हमारे पास आंसर आ गया। तो आंसर हो गया 20। ठीक है, तो ये जो है कॉम्बिनेशन हम इस तरीके से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। कैंडिडेट की तो आप निकाल ही लोगे। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन में तो नहीं था राधिका इस तरह के ऑप्शन कि मल्टीपल सही हो रहे हो, हैं? कहाँ गई है राधिका?
सही सर। अच्छा ठीक है। राधा नाम है तुम्हारा, राधिका नाम है? सर ऑफिशियली राधा है और घर में राधिका। अच्छा चलो, ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। ये आप कर ही लेंगे, ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, इतनी सारी प्रैक्टिस करा ली। देख लेना आप, अपना मैच कर लेना आंसर की से, ठीक है। और इसी तरह का ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी कैंडिडेट की निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 23 में भी कैंडिडेट की निकालने का है, ठीक है। इस पे आते हैं, 24 वाले की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा है कि हमारे पास एक RABCD दिया हुआ है। मान लो केवल ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड है इसमें, तो कैंडिडेट की बतानी है। मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी जितनी भी बनेंगी सारी की सारी ट्राइवल ही बन सकती हैं, बाकी कोई और नहीं होगी, नॉन ट्राइवल एक भी नहीं होगी इसमें। बताओ कौन सी कैंडिडेट की होगी इसमें? सर ऑप्शन डी। ABCD। यही होगी। भाई अगर ए होता तो ए को अगर हम कह रहे हैं ट्राइवल, तो जो लेफ्ट में है वही राइट में आना चाहिए, उससे ज्यादा तो आ नहीं सकता। तो इससे तो चारों निकले नहीं। अगर मैं ए बी करूंगा तो मैक्सिमम ए बी ही निकल पाएगा, ए बी सी करूंगा तो भी मैक्सिमम ए बी सी निकल पाएगा। तो ए बी सी डी करूंगा तभी मेरे पास क्या होगा, ए बी सी डी निकलेगा, यानी आर के इक्वल तभी पहुंचेंगे हम, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कहा कंसिडर अ थ्योरेटिकल रिलेशन। थ्योरेटिकल में आपको फाई को भी लेना होता है, ठीक है, वो भी ले लिया। तो अब कैंडिडेट की बतानी क्या होगी। तो फाई से हम क्या है, देखो राइट साइड में क्या नहीं है, फाई नहीं है, ये इसेशनल एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। इसेशनल एट्रीब्यूट क्या हो गया, फाई हो गया हमारे पास। तो फाई का क्लोजर निकालो। फाई से क्या बनेगा हमारे पास, फाई बन गया, ठीक है। फाई से आप ए निकाल सकते हो, ए से आप बी निकाल सकते हो, फाई की किसी में मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी हो गया, ठीक है। तो ए बी पूरा रिलेशन निकल रहा है, यानी फाई हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। तो ये थियोटिकल रिलेशन है हमारे पास, उसमें हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 फॉरेन की के सर बारे में। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 25 में मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। लाइक अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, लाइक कैंडिडेट हाँ की निकाली है, वो या तो हमारे जो रिलेशन में एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं वही आएंगे, या ए बी सी डी जितने भी हैं। हाँ लेकिन सर हमने फाइव वाला कभी देखा नहीं है। हाँ, तो फाइव वाला देखा नहीं तभी तो दिखाया आज, ठीक है। हम्म। तो फाइव वाला थ्योरेटिकल जो भी मैथमेटिकल मॉडल होता है उसके बेस पे है कि अगर आपको फाइव भी दे रखा, अगर सेट बनाते हैं इसमें, तो हम्म। हमारे पास एक खाली भी तो है सेट, उसको भी इन्होंने कंसिडर कर लिया, ठीक ओके। है। जो सब सेट मैथमेटिक्स वाला यूज करते हैं, वैसे हम डीबीएमएस में फाइव वाला यूज नहीं करते, ठीक है। नॉर्मली प्रैक्टिकली यूज नहीं होता, इसीलिए थ्योरेटिकल भी लिखा है यहाँ पर, ठीक है ठीक सर। है। प्रैक्टिकली में फाइव का यूज नहीं होगा डीबीएमएस में, वो मैथमेटिक्स के लिए ही है बस। एक तरह से ये समझ लो कि फाई आ रहा है अगर हमारे पास यहाँ पे, तो इसका मतलब इसमें कैंडिडेट की हमारे पास जो है, फाई से हमने अगर रिलेशन कुछ निकल रहा उससे आगे निकल रहे तो वही बन जाएगा। मतलब वो नल के बराबर ही एक तरह से समझ लो, एम्प्टी है वो। विच स्टेटमेंट अबाउट फॉरेन की इज मोस्ट एक्यूरेट। तो इट मस्ट रेफरेंस ओनली द डिक्लेयर प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, ठीक है। इसने कहा इट मस्ट ऑलवेज यूनिक और नॉन नल, ये तो गलत है, डुप्लीकेट भी हो सकती है नल भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इट ऑटोमेटिकली बिकम ए कैंडिडेट की ऑफ द रेफरेंस टेबल, ऑटोमेटिकली रेफरेंस टेबल की कैंडिडेट की बन जाती है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। भाई प्राइमरी कोई सी भी, वैसे तो हम किसी की भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। देखो जब हम फॉरेन की बनाते हैं तो हम कहते हैं कि वो दूसरी टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए, ठीक है। तो वो रिलेशन प्राइमरी की कंडीशन होती है कि वो हमारे पास क्या है, नो नल होना चाहिए और डुप्लीकेसी ना हो उसके अंदर, तो हम बनाते हैं। तो ऐसी चीजें हमारे पास कैंडिडेट की में भी होती है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे कहा है इट मे रेफरेंस कैंडिडेट की एंड मे कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू। अब बताओ कौन सा आंसर सही होना चाहिए यहाँ पे।
ये तो होगा नहीं, बी वाला और डी वाला, तो ए और सी में से कौन सा होगा? ये होना चाहिए। क्यों सी, सी नहीं हो सकता, उसने मोस्ट एक्यूरेट की बात करी है। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है उसमें या नहीं? बताओ। फॉरेन की में तो हो सकती है सर। फॉरेन की में डुप्लीकेट हो सकती है, ये बात सही कहना। अब ये बात ये है कि फॉरेन की क्या कैंडिडेट की को रेफरेंस कर सकती है या केवल प्राइमरी को करेगी? है, फॉरेन की हम केवल कैंडिडेट से ही बना सकते हैं या उससे बना सकते हैं? प्राइमरी किसे बना सर ऐसा, कैंडिडेट से भी तो बना प्राइमरी से सकते बनेगी। हैं। कैंडिडेट की से भी बन सकती है, अल्टरनेट से भी बन सकती है। ठीक है, अच्छा। तो आप सर जो है फर्स्ट प्रायोरिटी तो प्राइमरी की ही होगी ना। हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब क्योंकि हम टेबल के हाँ, हिसाब से बनाते हैं तो। टेबल के फर्स्ट प्रायोरिटी हम कैंडिडेट की रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा प्राइमरी की ही हो। ठीक है, वो कैंडिडेट, बट जो प्राइमरी की प्रॉपर्टी वो कैंडिडेट की से भी आप दूसरी किसी कॉलम से बना सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दूसरा कॉलम भी ले सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ओनली प्राइमरी की अगर कहा जाएगा कि ओनली प्राइमरी की से करेंगे, तो वो सही नहीं है। अगर हम कह रहे हैं कि प्राइमरी की होती है दूसरी तो ठीक है, लेकिन ओनली प्राइमरी की बात सही नहीं है, वो कैंडिडेट की अल्टरनेट की भी हो सकती है हमारे पास। ठीक है, तो हम 80 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें कहा एक रिलेशन है, उसके अंदर कैंडिडेट की है K1 K2 K3। अगर K2 जो है सेलेक्ट करा हमने एज ए प्राइमरी की, तो K1 K2 को प्राइमरी बना दिया, तो ये तीनों कैंडिडेट थे, ये क्या बन गई? अल्टरनेट बन गई। अल्टरनेट केस। K1 अल्टरनेट। अल्टरनेट बन गई हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें कहा है कि हमारे पास हाउ मैनी कैंडिडेट की डज, तो ये तो आप निकाल ही लोगे कैंडिडेट की कितनी है। ठीक है, चेक कर लेना उसमें से। 29 पे आते हैं, विच प्रॉपर्टी मोस्ट एक्यूरेटली कैटेगराइज सैरोगेट की। सैरोगेट की के बारे में पूछा है, तो इट मस्ट बी मीनिंगफुल। मीनिंगफुल नहीं होती, सैरोगेट का मतलब आर्टिफिशियल होती है। ठीक है, आर्टिफिशियल की है, सिस्टम जनरेटेड होती है, स्टेबल, नॉर्मली, नो बिजनेस मीनिंग, बी वाला आंसर हो जाएगा इसका। और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें कहा एक यूनिवर्सिटी है फ्रीक्वेंटली सर्च स्टूडेंट यूजिंग डिपार्टमेंट इवन थ्रो मैनी स्टूडेंट बिलोंग टू द सेम डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट किस तरह की होगी? सेकेंडरी। वो होगी सेकेंडरी, ग्रुप बना के कर देना हम, डिपार्टमेंट का मल्टीपल है उसमें। तो कैंडिडेट और या प्राइमरी हो नहीं सकती। पार्सल की हमारे पास आपको बताई थी कि वो वीक एंटिटी के अंदर होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंडरी हो जाएगी। ठीक है,